जी, तो अभी जो हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखी, एक तो इसकी अपनी भी देख ली हमने इंक्रिप्शन, जो कि मैंने स्क्रिप्ट लिख के आपको दिखा दिया। और दूसरा, एक और नंबर ले लिया था हमने 67, उसका देख लिया। फिर हमने एक नंबर और ले लिया था 65, उसको चेक किया। उसकी इंक्रिप्शन भी देख ली और डिक्रिप्शन भी देख ली। तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की अप्रोच होती है। और इस सिंपल एल्गोरिदम ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज हम देंगे, इसके जो असाइनमेंट होगी वो मिड के बाद होगी इंशाल्लाह। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। और ये आपका जो फाइनल पेपर होगा उसके अंदर ये इंक्लूडेड होगा आर से। अभी जो मिड टर्म है उसमें इसका पहले वाला पार्ट इंक्लूडेड हो सकता है, ये वाला। ये जो थ्योरी है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, फायदा क्या होता है, क्या ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसको खत्म कर देगा, या इस तरह से कुछ सवालात हो सकते हैं थ्योरी में से। ठीक है, लेकिन जो आरएसए ये आपके मिड टर्म का पार्ट नहीं है। इसमें से कोई एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दी जाएगी। मिड के बाद इंशाल्लाह आपको इसकी असाइनमेंट दी जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट वो थोड़ी सी डेफिनेटली टाइम टेकिंग होती है, वो आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल पेपर होगा द आर एस ए विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल टर्म एग्जाम। अलीना, पावर अपनी चॉइस नहीं है। देखें, ये देखें, पावर का मतलब क्या है, जो आपने दो वैल्यूज यहाँ डिसाइड की थी। ई जो है ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है। अगर आप कहते हैं ई सिलेक्ट करने का तो ये अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन जो इंक्रिप्शन में आप यूज करेंगे ये अपनी मर्जी नहीं है। ठीक है, ये वो है जो ई की वैल्यू है। इसको यूं भी आप कह सकते हैं, ये जो है इंक्रिप्शन के लिए ये ई की वैल्यू है, और जो डिक्रिप्शन के लिए ये डी है। ठीक है, ये ई और डी कहां से आए, ये जो आपकी पब्लिक की थी, पब्लिक की कैसे बनती थी ये देखें। पी यू, ये बनती है ई कॉमा एन, जो एन आपने कैलकुलेट किया हुआ था, ये ई है। दोबारा लिख देता हूं, ई। ठीक है, और जो आपकी प्राइवेट की बनती है वो बनती है, ये प्राइवेट की है, ये बनती है आपकी डी और पी और क्यू। ये इन तीनों को मिलाकर आपकी प्राइवेट की बनती है। तो जो आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की पावर यूज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन के लिए आप ये ई की वैल्यू लेंगे यहाँ यूज करने के लिए, और डिक्रिप्शन में जो आप डी की वैल्यू है उसको एज अ पावर यूज करेंगे। ये तरीकेकार है। जी अलीना, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है यहां तक? अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है, जब आरएसए एल्गोरिदम आप यूज करेंगे तो सबसे पहले डिटरमाइन टू प्राइम्स एट रैंडम। ठीक है, रैंडम होने चाहिए, कोई भी इसका तरतीब आप ना रखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपने पहले रखा 11 तो दूसरा 13 रख दें, तो ये एक तरतीब बन जाती है, उसके अंदर कोई अरेंजमेंट नजर आता है। रेंडमनेस आप रखें। ठीक है, बेहतर ये है। आपके वो पी और क्यू वेरिएबल में जाएंगे। सिलेक्ट आइदर ई और डी। ठीक है, अगर आप डी पहले सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ई को फिर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले ई को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो डी को डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसमें से एक चीज आपके कंट्रोल में है, दूसरी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कंप्यूट होगी। ठीक है, तो नॉर्मली अप्रोच हम क्या कर रहे होते हैं, डी को पहले हम सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम डी को ई को सिलेक्ट करते हैं और डी को हम कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। अच्छा, फिर जो प्राइम्स हैं पी और क्यू मस्ट नॉट बी इजीली डेराइव्ड। ठीक है, इसलिए रेंडमनेस यहां डाली गई है कि अगर आपके पास एन की वैल्यू है, ठीक है, और एन किससे बना था, पी और क्यू से मिलकर, तो अगर एन को वो डीकंपोज करना चाहे तो वो पी और क्यू को ना ढूंढ सके। ठीक है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, इसलिए हम रेंडमनेस पे जाते हैं। ठीक है, अगर तरतीब रखेंगे
तो मे बी कि वो सही गेस कर ले। ठीक है, तो ये चीज हमने कोशिश करनी है कि रेंडमनेस को इंश्योर करवाना है। ठीक है। अच्छा, फिर होना क्या चाहिए, जो एन जब जनरेट होगा ये भी काफी बड़ा होगा, क्योंकि जब ये खुद 1024 बिट का ये है और ये भी 1024 बिट है, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंटली जवाब तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इसको वो फैक्टराइज करें इनके, तो वो काफी कंप्यूटेशनली हार्ड हो जाना चाहिए इसके लिए। ठीक है। अच्छा, अभी इस पे हम नहीं आते, अभी इसको छोड़ दें, क्योंकि अगले इसमें भी कुछ बात करनी है हमने। अच्छा, थ्री अप्रोचेस टू अटैकिंग आरएसी। एक सबसे पहला जो तरीकेकार ये हमने देख लिया था कि ब्रूट फोर्स लॉजिकली हर जगह चल सकता है। ठीक है, लेकिन ये की लेंथ को देखते हुए कंप्यूटेशनल इनफिजिबल होना चाहिए, इसके लिए हम की लेंथ बहुत बड़ी रखते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके ऊपर जो एक सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हो सकते हैं, मैथमेटिकल अप्रोचेस, ठीक है, उसको यूज करते हुए हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम इस कोर्स में ये चीजें हम पढ़ नहीं रहे, इसलिए हम इस पे भी डिटेल में बात करने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स हमारा क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्ट एनालिसिस नहीं है। ठीक है, तो ये अटैक्स पॉसिबल है इसके साथ, टाइमिंग अटैक भी इसके ऊपर पॉसिबल है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड डिजाइन मैथमेटिकल अटैक्स भी पॉसिबल है। ठीक है, जिसमें हम फैक्टरिंग मॉड्यूलस एन पे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बस ये था टोटल। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? हमने आरएसए को बहुत डिटेल में नहीं देखा, याद रखिएगा। हमने सिंपल सी अप्रोच देखी है, उसका एल्गोरिदम देखा है, उसकी एक दो एग्जांपल हमने देखी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए। अच्छा, याद रखिएगा कि जब आपके पास प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, तो उसकी डेसिमल वैल्यूज आपको चाहिए होंगी इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए। ठीक है, बाइनरी वैल्यूज पे ये काम नहीं करेगा, हेक्साडेसिमल पे भी काम नहीं करता ये आपको जो वैल्यूज चाहिए होंगी डेसिमल वैल्यूज चाहिए होंगी, और जो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा उसके आपने डेसिमल वैल्यूज को आपने पहले कैलकुलेट करना है। फिर वह जो बाइट बाय बाइट फैशन था या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, उस तरीके से इनक्रिप्ट आप परफॉर्म कर लेंगे इसको। ठीक है। जी, ये बुक से भी यही चीज़ हमें बता रहा है डिटेल में, यही चीज़ें ये देखें, ये एल्गोरिदम ये हमने कर लिया सारा। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जिस भी तरीके से आप समझना चाहिए यही चीज़ मिलेगी आपको। देखिए, पब्लिक की कैसे निकली थी, ई और एन से। ठीक है, और डी और एन से। आप डी और एन भी लिख सकते हैं, या इसको आप एन को ब्रेक करें तो पी और क्यू भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्राइवेट की बनेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ बहुत डिटेल में चीज़ें बताइए, अगर आप बुक कंसल्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इतनी डिटेल अभी आज की क्लास पे हम नहीं देख रहे इसकी। ठीक है, ये इसका स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। और क्या था जी इसके अंदर, कुछ रह गया है तो अभी हम देख लेते हैं, नहीं तो हम इसको। ठीक है, ये वो चीज़ बताई हुई थी कि इसकी सिक्योरिटी जो है, इसके ऊपर ये आप पॉसिबल अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं। और क्या है, टाइमिंग अटैक भी हो गया। ठीक है,
बस ये यहाँ तक ख़त्म हो गया अभी आर एस। तो ये हमारी स्टार्ट है एक न्यू जो असिमेट्रिक अप्रोच थी। इसमें छोटा सा हमने एक ओवरव्यू आज ले लिया है। आगे हम देखेंगे इसके कि हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स अगर हम करें, याद रखिएगा, ये कंटेंट्स पे आ जाते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी भी आ जाती है इसके अंदर। और हाँ, गया इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की एक्सचेंज, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे होते हैं और हम यूज़ यही कर रहे होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक अप्रोचेस। ठीक है, तो हम सिलाई उसके आउटलाइन के हिसाब से आगे देखते जाएंगे इसको इंशाल्लाह। कोई सवाल हो आपके सिलेबस के रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सिलेबस में पहले बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट शामिल थे पहले वाले सेशन में उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया था कि क्या क्या चीज़ आपके इसमें मिड में आने वाला है। और अगर किसी ने मिस कर दिया है तो काइंडली वो शुरू वाला जो इसका वीडियो था पहले सेशन का, उसको देख के आप जो मिड के कंटेंट से उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन पेपर थोड़ा सा इस तरीके से होगा, याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी पूरे नहीं, हमारे पास 26 में से 18 स्टूडेंट मौजूद हैं सिर्फ। तो पेपर थोड़ा सा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होगा। जिस तरह आप क्विज भी आप देख चुके हैं, ठीक है, उसमें भी ये होता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए अपना अपना एक पेपर बन जाता है। और आपकी अपनी अगर एक्सरसाइज अच्छी होंगी, आपने सही से सॉल्व किया हुआ होगा सब कुछ, तो होपफुली कि आप अच्छे नंबर ले लेंगे मिड के अंदर। और अगर थोड़ा सा सॉल्व नहीं किया, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था क्विज जो था, वो आउट ऑफ 26 तकरीबन 16 या 15 स्टूडेंट ने सबमिट किया हुआ है। तो क्विज भी तकरीबन 10-11 स्टूडेंट ने सबमिट ही नहीं किया। असाइनमेंट भी ऐसी ही होती हैं कि जिसमें 2-3 स्टूडेंट असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर रहे होते, तो वो डेफिनेटली प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। और जब प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे तो वो मिड टर्म में, क्योंकि वो रिपीटेबल नहीं है मिड टर्म, जिसने अटेम्प्ट कर लिया और जो एबसेंट हो गया वो एक जैसे नहीं है। अटेम्प्ट कर लेना का मतलब है कि आपने कुछ काम किया हुआ था, अटेम्प्ट कर लिया, और जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं भेजा और एबसेंट रहा, या अगर भेजा भी तो सही नहीं भेजा, तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे, उनके मार्क्स उनको कहीं भी मिल नहीं सकते। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ क्रिप्टो का, तीसरी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम नॉर्थ में, उससे पहले मैं मेन में पढ़ाता रहा हूँ। तो अक्सर स्टूडेंट जो मिड में रह जाते हैं, वो जो मार्क्स नहीं ले पाते, वो फाइनल में भी नहीं ले पाते। तो ये मिड बहुत क्रूशल होता है। अगर आप वाकई सीरियस होकर इसको पढ़ते हैं तो मिड में अगर आपने अच्छे नंबर्स ले लिए और साथ में बाकी चीज़ें भी चला रहे हैं तो फाइनल आपके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन जिस तरह मैं भी आपको बता चुका हूँ कि असाइनमेंट भी लूज़ कर गए स्टूडेंट और क्विज भी लूज़ कर गए, और अभी आपके पास जो मेजर ऑब्स्टेकल है वो है मिड टर्म। अगर ये भी आप अच्छे से नहीं कर पाते तो उन स्टूडेंट्स को खुद ही समझ जाना चाहिए कि वो फाइनल में कहाँ खड़े होंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात मैं ये बता चुका हूँ कि ये कोर्स आपको रिपीट करना ही पड़ता है, इसके बगैर भी आपका काम नहीं होता, क्योंकि ये डिग्री कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप क्रिप्टो पढ़ नहीं लेते, पास नहीं कर लेते। तो ये भी कंडीशन है, ये मेरी कंडीशन नहीं है। और ये सारा आप पता ही आपको, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। ये डेफिनेटली आप समझ लें कि टीचर कितना भी अच्छा हो या कितना भी सख्त हो, वो हमेशा यही चाहता है कि स्टूडेंट्स जो है उसके पास होते जाएं। ठीक है, और पास होने के लिए स्टूडेंट्स को ये फर्ज करनी पड़ती हैं, और करनी आपको ही पड़ेगी फर्ज। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पूछें, मैं बार बार आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ के सर पास कर देंगे, इस एजम्पशन पे कभी भी आप पेपर में ना आइएगा। पेपर अटेम्प्ट तब होगा जब आपने काम किया हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो फिर आपका जो पेपर में आने का जो मकसद है वो फिर ऐसे ही होगा कि बस चांस ले रहे हैं आप। ठीक है, तो चांस में तो कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती पास होने की, या होती है कभी चांस में पास होने की पॉसिबिलिटी? मैंने तो नहीं देखा अभी तक अपने करियर के अंदर कि विदाउट प्रिपरेशन आप चले जाएं और पास भी होके निकलें वहाँ से।
ऐसे तो बहुत कम है। जी, तो आपके स्टूडेंट्स का मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट की हद तक तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी थी। और अगर फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट में अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, उसका फाइनल में कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि वो ग्रुप या वो सिंगल स्टूडेंट अब बिल्कुल फारिग हो चुका है प्रोजेक्ट के मार्क्स में से। तो वो या तो फिर जो लेंथी प्रोसीजर है, आप प्रोग्राम मैनेजर से आप अप्रूवल कराएं या डायरेक्टर COCI से अप्रूवल करवाएं कि जी आप लेट क्यों हो गए, क्यों प्रपोजल नहीं दे सके। तो वो तो फिर लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन अब तक क्योंकि मैं बार बार बताता रहा हूँ, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है अगर, तो वो समझ ले कि उसका प्रोजेक्ट अभी नहीं है फिलहाल, वो विदाउट प्रोजेक्ट 80 मार्क्स में से कंप्लीट कर रहा है अभी वो। ठीक है जी, कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आज की क्लास को यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा अर्ली। आप प्रिपरेशन करें। 9 मार्च मेरा ख्याल है कि पेपर है हमारा। वो जो टाइमिंग है वो मेरा ख्याल है कि टाइम क्या दिया हुआ है, 6:30 से 9:30 इवनिंग में। जी सर, यही टाइमिंग है सर, 6 से 9 है। जी, 6:30 से 9:30। 2 घंटे का पेपर होगा, आपको पता है 2 घंटे के हिसाब से मैंने भी पेपर बनाना है, और 2 घंटे के हिसाब से मेरे हिसाब से आपके 2 घंटे लग जाएंगे उस पेपर को सॉल्व करते करते। ठीक है, तो वो तो आपको इधर उधर बात करने का टाइम शायद कम मिलेगा। फिर आपके पास 1 घंटा होगा सबमिशन का। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेनली आपने सबमिट करना है LMS पे। उसके पैरेलल आपको GCR का लिंक दिया जाएगा। टाइम आपका 9:30 बजे। उससे पहले पहले या तो LMS पे डाल दें या आप GCR पे डाल दें। अगर GCR पे पहले डाल दिया आपने और वही कॉपी अभी LMS पे डालनी है, अगर LMS पे आप 9:30 के बाद भी डाल देते हैं तो डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा जो कॉपीज चेक होंगी वो सिर्फ LMS वाली होंगी, GCR वाली कॉपी चेक नहीं होगी। GCR आपके पैरेलल सपोर्ट में दिया जा रहा है कि वहां पर आपने जो सबमिट कर दी वो टाइम को बचा लिया आपने, आप विद इन टाइम सबमिशन कर चुके हैं। लेकिन वो कॉपी, वही कॉपी याद रखेगा, GCR वाली कॉपी, वही कॉपी आपने दोबारा LMS पे डालनी है जितनी जल्दी आपसे पॉसिबल हो जाए। 9:30 के बाद, 9:30 से पहले पहले हो जाती है तो फिर तो वैलिड है, कोई मसला ही नहीं है, लेट ही नहीं हुए आप। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं लेट हो सकता हूँ ड्यू टू ड्यू टू एनी रीजन, तो आप GCR पे पहले डाल दें अपनी कॉपी। वो 9:30 बजे से पहले पहले होनी चाहिए। और उसके बाद मैं लिंक को क्लोज नहीं करूंगा मिड टर्म का। और 9:30 के बाद आप वो कॉपी जो GCR पे डाली थी वो आप LMS पे डाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले, कॉपी सिर्फ वो चेक की जाएगी जो LMS पे होगी बस। GCR वाली कॉपी चेक नहीं की जाएगी। आपकी सपोर्ट के लिए दे दिया जा रहा है कि आप टाइमली सबमिट कर दें उसको बस। ये मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट साहब की तरफ से था कि जो GCR पे इन्होंने सबमिट कर दिया है वो अपनी प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लें कि जी GCR पे क्यों डाला गया, वजह क्या थी, बताएं। और वो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब अप्रूव करेंगे वो आपके LMS की कॉपी को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेट सबमिशन वाली, उसको फिर हम मार्क कर देंगे। ये पिछले फॉल सेमेस्टर की प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ। इस दफ़ा क्या इंस्ट्रक्शन आती हैं वो डेफिनेटली प्रीवियस से ही डिराइव की जाती हैं। तो प्रीवियस जो थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपने उसी को सामने रखना है। ये मैं नहीं कहूँगा कि 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर सबमिट कर दें, ऐसा अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइट चली जाती है या लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पेपर हैंड रिटन ही होगा आपका, याद रखिएगा, उसमें कोई कंप्यूटर की हेल्प आपके नहीं आएगी काम। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी थ्योरी लिखने वाला तो काम है नहीं। जो भी काम होगा वो आपका एग्जाम्पल सॉल्व करने वाली बात है, तो उसको आप पहले सॉल्व करें इस पे अपनी शीट के ऊपर। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो पढ़ा जा सके, जिसको मैं मार्किंग कर सकूं। ठीक है, फिर आप उसको आप कंप्यूटर में ले आएँ, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द PDF एंड फाइनली सबमिट ओवर GCR और LMS।
तो फाइनल वर्जन जो होगा आपका एलएमएस वाला ही होगा, जिसकी मार्किंग की जाएगी। तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, होपफुली कि सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि स्टूडेंट इनको वायलेट कर देते हैं। तो जब वायलेट कर देते हैं तो फिर क्लेम नहीं रहता है स्टूडेंट का कि सर अभी चेक कर लें। अभी चेक करने वाला तो फिर या तो टीचर ने ना बताया हो या गाइडलाइंस आपको ना मिली हो, तो वो सारी चीज़ें फिर हमारी तरफ आ जाती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें याद ध्यान हो गई होगी। है कोई क्वेश्चन अभी बता दें? चलें ठीक है। अगर कोई बात करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है तो वो रुक जाए, और बाकी जो लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं। जी A4 शीट है या लेटर जो साइज होता है कोई भी हो, लेकिन वो छोटी सी कॉपी जो होती है ना उस पर सॉल्व ना कीजिएगा मेहरबानी करके। एक बड़ी शीट यूज करें, A4 साइज की है, या आपके पास जो लीगल पेपर होता है, लेटर साइज भी कहते हैं उसे, अगर वो बड़ा आपके पास शीट है तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन छोटी कॉपी जो होती है बच्चों वाली उस पर सॉल्व ना कीजिएगा, ये बचपना हो जाता है। इस तरीके से फिर एक बहुत अजीब सी चीज बनती है। ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर सकते हैं आप, और जिसका क्वेश्चन हो वो बेशक स्टे करे। वो मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कर ले, कोई प्रोजेक्ट की बात करना चाहते हैं वो कर ले मुझसे। ठीक है। जी कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स।